मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा एकादशी वाणिज्य, विषय व्यवसाय अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाएं, इसका भाग 7। इससे पूर्व हमने इसके 6 वीडियो बनाए हैं और उसमें विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा की है। तो व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण रहेगा संप्रेषण सेवाएं, परिवहन सेवाएं और भंडारण सेवाएं। तो देखिए, संप्रेषण सेवाएं, जैसा कि संप्रेषण के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण अर्थात अपने विचारों, भावों, सूचनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना, यानी सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो व्यावसायिक क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण के लिए सक्षम, सही और तेज गति से, यानी द्रुतगामी संप्रेषण माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो संप्रेषण सेवाएं आज के वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यवसाय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक व्यवसायी का व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति से, मतलब जो व्यवसाय से जुड़ा है, जो हमारे व्यवसाय से जुड़ा है, उसके साथ व्यक्तिगत संपर्क होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए जो भी हमको समाचार, जो भी सूचना हमको देनी होती है, जो हमारे व्यवसाय से जुड़ा है, चाहे वो हमारा आपूर्तिकर्ता है, चाहे हमारा ग्राहक है, चाहे हमारा कोई प्रतिस्पर्धी है, प्रतियोगी है हमारा, तो उससे हम कोई भी जो बातचीत या जो भी हमें सूचना देनी है वह हम संप्रेषण के साधनों के द्वारा दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा उनसे संपर्क होना हर एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं होता। इसलिए व्यवसाय में जो संप्रेषण सेवाएं हैं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अगर हम कहें कि व्यवसाय के अंतर्गत अगर ये संप्रेषण सेवाएं न हो तो बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये व्यवसाय की रीढ़ है। तो व्यावसायिक के अंतर्गत जो संप्रेषण सेवाएं होती हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आता है डाक सेवाएं और दूसरा टेलीकॉम सेवाएं। डाक सेवाएं यानी जो डाकघरों द्वारा हमें प्रदान की जाती है। तो डाकघरों द्वारा जो सुविधाएं हमें प्रदान की जाती है, सेवाएं, वो 2 प्रकार की हैं। एक है वित्तीय सुविधा और दूसरा डाक सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं, इसके अंतर्गत जो बैंकिंग कार्य से संबंधित होती है, यानी अगर हमको पैसा जमा कराना है, हमें कोई भी अपने वहाँ पर जो अकाउंट्स खोल रखे हैं उनके ऊपर लोन लेना है, उससे संबंधित हो सकता है। और दूसरा आता है बचत योजनाओं से संबंधित, यानी हम अपनी बचतों को वहाँ पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें किसान विकास योजना है और PPF योजना है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है। ये सब विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं हैं जिनके तहत हमको सुविधाएं प्रदान होती हैं। और दूसरा जो है डाक, इसके अंतर्गत वित्तीय सुविधाओं में हम जो अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे मासिक आय योजना से रिलेटेड हो गया, आवर्ती जमा खाता से योजना से रिलेटेड हो गया, बचत खाते से हो गया, सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट FD हम करा देते हैं। तो ये सब मनी ऑर्डर की सुविधा हो गया। ये सब सुविधाएं हमें डाक सेवाओं से प्राप्त होती हैं, जो वित्तीय सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा आता है डाक सुविधाएं, यानी हम इसके अंतर्गत वो सुविधाएं होती हैं जैसे पार्सल सेवा। हमको
कोई पार्सल बना करके चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है तो इसके अंतर्गत आ जाता है पार्सल सेवा, रजिस्ट्री सेवा। अन्य सहायक सुविधाएं, जैसे आपको कोई संदेश देना है, बधाई संदेश देना है, कोई मीडिया से रिलेटेड संदेश देना है, कोई स्पीड पोस्ट करनी है, कोई ई बिल डाक सुविधा प्रदान करता है ये। इस तरीके से पासपोर्ट सुविधा भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो ये जो सुविधाएं हैं वो सारी डाक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है टेलीकॉम सेवाएं, जिसे हम टेलीफोन सेवाएं भी, दूरसंचार सेवाएं भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज हम कहें कि टेलीफोन के बिना तो, यानी मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन फ़ोन है, इनके बिना तो हम व्यवसाय का कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। छोटे से छोटे कार्य करने के लिए हमें ये टेलीकॉम सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान होती हैं वो है सेलुलर मोबाइल फ़ोन सेवाएं, स्थायी लाइन सेवाएं, केबल सेवाएं, VSAT सेवाएं यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सेवाएं, और DTH सेवाएं यानी डायरेक्ट टू होम सेवाएं। तो ये इन सब सेवाओं के माध्यम से हम सूचनाओं को न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इनका संप्रेषण कर सकते हैं, सूचनाएं भेज सकते हैं और वहाँ से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है आपके टेलीकॉम सेवाएं। तो संप्रेषण सेवाओं के अंतर्गत ये सब आता है। दूसरे नंबर पर आता है आपके परिवहन सेवाएं। परिवहन यानी वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसके अंतर्गत माल का हम विशेष तौर से कहेंगे कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है और ये परिवहन सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इसके अंतर्गत भी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगर आपको सड़क मार्ग से माल भेजना है तो सड़क परिवहन के साधन काम में लिए जाते हैं। मालगाड़ी से माल भेजना है तो रेल परिवहन आ जाएगा। जल परिवहन, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना है तो बंदरगाह पर आपको ले जा कर के माल रखना पड़ता है और वहाँ से समुद्री जहाज़ों द्वारा माल एक देश से दूसरे देश में जाता है। और इसी तरीके से वायु परिवहन, हवाई जहाज के द्वारा जब माल भेजा जाता है तो उसमें वायु परिवहन काम में आता है। तो इस प्रकार से परिवहन सेवाएं भी व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तीसरे नंबर पर आता है भंडारण सेवाएं। भंडारण यानी स्टोरेज, जब हम माल का स्टॉक करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि व्यवसाय के अंतर्गत भंडारण जो है वह एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन वार्षिक होता है, यानी वर्ष में एक बार होता है, लेकिन काम में हम उनको पूरे साल प्रतिदिन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि गेहूँ जो है उसका उत्पादन, अनाज है और भी कई अनाज हैं जो वार्षिक उत्पादित होते हैं, इस वर्ष में एक बार उत्पादित होते हैं लेकिन यूज़ में हम पूरे साल लेते हैं। तो उनका हमको स्टॉक करके रखना पड़ता है और वह स्टॉक रखा जाता है भंडार गृहों में। जैसे गेहूं का हम लें तो प्रतिदिन हम गेहूं के आटे की रोटी प्रतिदिन हमको खाने को चाहिए, लेकिन उत्पादित एक बार होती है तो उसका स्टॉक करके रखा जाता है भंडार गृहों में, ताकि हम उसके मांग और पूर्ति में संतुलन बना रख सकें। तो भंडारण करने के लिए भंडार गृहों की आवश्यकता होती है, क्योंकि माल को हम कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर हम उसका स्टोर करके रखेंगे, तो उसके लिए भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। तो भंडार गृह भी जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे निजी भंडार गृह, यानी जिसमें व्यक्ति अपना निजी व्यक्तिगत पैसा लगा करके ऐसे भंडार गृहों की स्थापना करता है जहाँ पर वह माल रखने के लिए व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करता है, बदले में उनसे रेंट लेता है, तो वह निजी भंडार गृह हो गया। या वह अपना खुद का ही, किसी और को नहीं देता है रेंट पर,
वह अपना खुद का ही माल वहाँ पर रखता है, तो ऐसे भंडार गृह कहलाते हैं निजी भंडार गृह। दूसरा आता है सार्वजनिक भंडार गृह, जिसमें सभी लोगों के लिए होता है, बहुत बड़ा, जैसे आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के बारे में, तो सार्वजनिक हैं, कोई भी व्यक्ति किराया दे करके वहाँ पर अपने माल का भंडारण कर सकता है, रख सकता है कोल्ड स्टोरेज में, ताकि माल खराब ना हो। तो सार्वजनिक जो भंडार गृह होते हैं वह सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, व्यवसायों के लिए होते हैं, जिनको माल रखना होता है वह वहाँ पर माल रख सकते हैं और उसका किराया उनको दे देते हैं। बंधक माल गोदाम, बंधक माल गोदाम में जब माल बंदरगाह पर आता है और उसका आयात कर जब तक नहीं चुका दिया जाता तब तक माल उस बंधक माल गोदाम में रखा रहता है। जैसे ही आयात कर चुका दिया जाता है, बंधक माल गोदाम से माल जो आयातित व्यक्ति है जिसने माल का आयात किया है उसे सौंप दिया जाता है। इसी तरीके से सरकारी भंडार गृह जो सरकार द्वारा सरकारी माल रखने के लिए होते हैं, और सहकारी भंडार गृह जो सहकारी समितियों द्वारा माल रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो ये सब हैं विभिन्न प्रकार के भंडार गृह। अब भंडार गृहों के कार्यों में आप देखिए, भंडार गृह में सबसे पहला कार्य आता है संचयन करना, यानी संचित करके रखना, माल को संग्रहित करके रखना, ताकि जब जब वस्तु की मांग हो उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा आता है भारी मात्रा में, भारी मात्रा का विघटन, यानी बड़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर माल आता है, कार्टून्स के कार्टून्स आते हैं और उनको छोटी छोटी मात्रा में विघटित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे 10-10 किलो के पैकेट बना दिए, 15-15 किलो के पैकेट बना दिए, 5-5 किलो के पैकेट बना दिए, ताकि उनको वहाँ से सीधा माल विक्रेता के पास पहुँचाया जा सके, ज़्यादा लोड नहीं पड़े उनको आगे पैकिंग करने संबंधी। संग्रहित स्टॉक, संग्रहित करके रखना माल का। और मूल्यवर्धन सेवाएं, मूल्यवर्धन सेवाएं यानी जब मांग व पूर्ति में असंतुलन रहता है, मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, और जब मांग कम है और पूर्ति अधिक है तो वस्तु के मूल्यों में कमी आ जाती है। तो ऐसा न हो, ग्राहक को उचित मूल्य पर वस्तु मिले, उसके लिए भंडार गृह अपने यहाँ पर वस्तुओं का स्टॉक करके रखते हैं, ताकि वस्तुओं के मूल्यों में ज़्यादा वृद्धि न हो। तो ये है मूल्यवर्धन सेवाएं, मूल्यों में स्थिरता रह सके। और वित्तीय सुविधाएं, कभी कभी या हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यापारी जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है, तो भंडार गृह में जब माल रखा जाता है तो माल को खरीदने के लिए भंडार गृह के जो स्वामी होते हैं ऐसे लोगों को धन की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, पूंजी उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे माल अपने यहाँ पर खरीद करके वहाँ पर रख सके, और जैसे जैसे वे भंडार गृह से माल उठाते हैं वैसे वैसे उसका पेमेंट करते जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्रिम धन प्रदान करने का कार्य भी भंडार गृह के स्वामियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना आज का ये इस पाठ का यानी अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाओं का लास्ट टॉपिक था। आज हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और अपने जो आंतरिक मूल्यांकन होगा उसमें पहला, दूसरा और ये चौथा पाठ, मतलब विभिन्न जो हमने इसमें वीडियो बनाए हैं और सारे आपको ढंग से पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, और आंतरिक मूल्यांकन इसी में से आपका होगा। अगला जो अब अपन लेंगे तो इसमें मैं आपके कक्षा जांच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, जिसको आपको याद भी करने हैं और साथ में आपको टेस्ट भी उसका देना है। जो हमारा कक्षा जांच होगा एक तरीके से हमारा यह रिवीजन हो जाएगा, दोहरान कार्य। ओके, चलो।